नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गुरदीप है और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन में घटी एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में है जिस घटना के बारे में मैंने अपने जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे साथ ऐसा भी कोई खौफनाक हादसा हो सकता है। दरअसल यह बात आज से लगभग 6 साल पहले की है। उस वक्त कोरोना वाली बीमारी नहीं आई थी जिसके चलते मैं अपने गांव से चंडीगढ़ में रहा करता था। जब मैंने हरियाणा में रहकर ही अपनी कॉलेज की सारी पढ़ाई पूरी कर ली थी तो उसके बाद आगे की तैयारी करने के लिए मैं चंडीगढ़ आ गया था। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ आया तो वहां के खर्चों को देखकर और वहां के इतने महंगे महंगे रूम के किराए देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि घर में पीछे की तरफ एकमात्र पिताजी ही कमाने वाले थे और उनकी भी कमाई का कुछ बड़ा साधन नहीं था, बल्कि जो हमारी खेती से पैदा होता था उसी को बेचकर हम लोग हमारा गुजारा चलाया करते थे। तो इस वजह से मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि जो यहाँ का हाल है उस हिसाब से तो मैं चंडीगढ़ में ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा और अंत में पैसों की तंगी के चलते मुझे अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहता था। इसी वजह से मैं पढ़ाई के साथ साथ किसी काम को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। अब वैसे तो मुझे अलग से कुछ काम आता नहीं था, इसके साथ ही मुझे कोई ऐसा काम चाहिए था जिसको मैं पार्ट टाइम करके अपनी कुछ थोड़ी बहुत इनकम निकाल लूं, जिससे मेरा चंडीगढ़ का रहने का खर्चा निकल जाए और घर वालों को मुझे खर्चा ना देना पड़े। अब अलग से किसी काम की स्किल भी नहीं थी, इस वजह से मुझे कोई काम मिलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने अपने ही रूममेट को जब यह बात बताई तो वो मुझसे कहता है कि तुझे अगर गाड़ी अच्छी तरीके से चलानी आती है तो तू ऑनलाइन बुकिंग वाली गाड़ियां चला सकता है। चंडीगढ़ में यह चीज उस वक्त काफी ज्यादा चलन में थी और शायद आज भी है। यहां पर मैं कुछ कंपनियों के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन शायद आप लोग उन कंपनियों से काफी अच्छी तरीके से वाकिफ हों जो कि प्राइवेट टैक्सी के रूप में लोगों को सर्विस दे रहे हैं और मुझ जैसे बेरोजगार लोग ही उनकी उन गाड़ियों को चलाने का काम करते हैं, जो कि पार्ट टाइम में कुछ समय तक उन गाड़ियों को चलाकर अपनी थोड़ी बहुत कमाई कर लेते हैं। तो उसी तरीके से जब मैं एक ड्राइवर बनकर अपनी इनकम करने लगा था तो मैं हमेशा ही रात के वक्त कार चलाया करता था, क्योंकि दिन में तो मुझे अपनी पढ़ाई करनी रहती थी। इसलिए मैं रात को लगभग 2 बजे से 3 बजे तक अपनी ट्रिप निकाल लिया करता था। फिर सुबह 10 बजे उठने के बाद तो मुझे वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ती थी। तो ऐसे ही एक बार रात के लगभग 9 बजे के आसपास मैं अपने रूम पर ही बैठा हुआ था, क्योंकि वो बारिश का मौसम था और उस दिन सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे पास कोई बुकिंग भी नहीं आई थी। अब ऐसे में उस दिन मैं बैठा बैठा सिर्फ अपनी पढ़ाई ही कर रहा था। लेकिन तभी रात के 9 बजे के आसपास मुझे एक बुकिंग का मैसेज आता है और जैसे ही मैं वह लोकेशन देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि किसी ने चंडीगढ़ से एक बुकिंग की है और वह बुकिंग काफी लंबी थी, यानी कि जो बुकिंग थी वो चंडीगढ़ से उत्तराखंड की होने वाली थी। उस बुकिंग को देखते ही एक बार के लिए तो मेरा मन किया कि मैं उसको कैंसिल कर दूं, क्योंकि उस ट्रिप में मेरे 2 से 3 दिन खराब होने वाले थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस एक ट्रिप में ही मेरा आधे से ज्यादा महीने का खर्चा निकल जाएगा और अगर मुझे महीने में ऐसी ही 2-3 ट्रिप मिल गई तो सिर्फ 2 से 3 दिन काम करके ही मैं अपने पूरे महीने के जितना खर्चा निकाल लूंगा। अब यही बात सोचकर मैं उस रात कपड़े पहनता हूँ और फिर जिस जगह पर मैं रहता था वहां से चंडीगढ़ की तरफ अपनी कार लेकर निकल जाता हूँ। अब जो लोकेशन मुझे दी गई थी वहां पर जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि वह इलाका चंडीगढ़ के रिहायशी इलाके से काफी दूर था। चंडीगढ़ को पार करने के बाद भी वह एक इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ एक सी कॉलोनी थी जहां के सभी मकान बंद पड़े हुए थे और उस इलाके को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई रहता होगा। लेकिन फिर भी मैं आगे चला जाता हूँ। अब जब मैं उस कॉलोनी में पहुंचा तो उस कॉलोनी का वह हाल देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई वहां पर रहता होगा, क्योंकि वहां के जितने भी मकान थे वह पूरी तरीके से बंद पड़े हुए थे, आधे से ज्यादा टूट चुके थे और जो बचे हुए थे उन पर भी लगे हुए तालों के ऊपर काफी सारी जंग आई हुई थी। साथ ही पूरा का पूरा इलाका बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। उस चीज को देखकर मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई यहाँ ऐसे इलाके में भी रहता होगा। लेकिन फिर एक के सामने जाकर मैं अपनी कार को रोक देता हूँ, क्योंकि जो लोकेशन दिखा रही थी वह उसी घर की थी। लेकिन जिस घर के सामने मैंने अपनी कार रोकी थी उस घर में तो लाइट जल रही थी और वह घर
बाकी के घरों की तरह दिखने में भी ज्यादा पुराना नहीं लग रहा था। हालांकि इतना ज्यादा नया भी नहीं था, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसमें कोई फैमिली रहती है। फिर जैसे ही मैंने वहां पर जाकर कार रोकी, तो मेरे वहां जाकर कार रोकने के बाद मैंने कुछ देर तो कार के अंदर बैठे बैठे ही इंतजार की किया। लेकिन जब कोई उस घर से बाहर नहीं आया, तो मैं खुद से ही कार से नीचे उतरकर उस घर का गेट खोलता हूँ और फिर धीरे धीरे दबे पांव उस घर के दरवाजे तक जाता हूँ। जब मैं दरवाजे पर गया तो मुझे दिखाई दिया कि उस घर का जो मेन दरवाजा था वह हल्का सा खुला हुआ था। इसीलिए मैंने बाहर खड़े खड़े ही आवाज लगाई कि कोई है क्या अंदर, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा आवाज लगा ही रहा था कि तभी उस घर की जो लाइट थी वह अचानक से झपझप करने लगती है। उस लाइट की झपझपाहट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अभी थोड़ी ही देर में बंद हो जाएगी। लेकिन फिर जैसे ही मैंने आवाज लगाना बंद की तो वह लाइट फिर से अपने आप ही सही हो गई। उस वक्त मुझे एक चीज को देखकर भी काफी ज्यादा ताज्जुब हो रहा था, और वह चीज यह थी कि उस कॉलोनी में लगभग दोनों तरफ ही 10 से 15 घर थे, लेकिन उनमें से किसी एक भी घर में कोई लाइट नहीं जल रही थी। तो फिर उस एक अकेले घर में ही लाइट कहां से आ रही थी? इसके साथ ही जब उस कॉलोनी में सभी घर बंद पड़े हुए थे और उनमें कोई नहीं रहता था, तो फिर उस एक घर में ही उस घर के लोग क्यों रह रहे थे? यही सब बातें उस वक्त मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी। साथ ही मैं उस वक्त अपने मन में सोचता हूं कि कहीं मैंने यहां आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। लेकिन क्योंकि उस वक्त मैं एक चंडीगढ़ जैसे शहर में रहता था, तो मेरे दिमाग में मेरे दादाजी के द्वारा बचपन में सुनाई गई वह भूत प्रेत चुड़ैलों और डायनों की कहानी नहीं आ रही थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मौसम खराब है। इस वजह से इस घर के सारे लोग अंदर हैं, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा था तब भी वह मूसलाधार बारिश हो ही रही थी। हालांकि पहले से बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन जब तक मैं गाड़ी से उतर उस घर के अंदर जाकर मेन दरवाजे के पास में पहुंचा था, तब तक मैं थोड़ा हल्का फुल्का भीग गया था। इसीलिए मैं अपने सिर के बालों में से पानी की बूंदों को झाड़ हुए खड़ा खड़ा वहां पर कुछ देर तक तो इंतजार करता हूं। लेकिन फिर भी जब कोई बाहर नहीं आता है तो मैं खुद से ही उस दरवाजे को हल्का सा धक्का देता हूं। जैसे ही मैं उस दरवाजे को हल्का सा धक्का देता हूं तो वह दरवाजा छर छर की आवाज करते हुए खुल जाता है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लगा कि जैसे पिछले काफी टाइम से यह दरवाजा बिल्कुल ऐसे ही आधा बंद था और किसी ने इसको खोला ही नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर जंग आ चुकी है और ये इस तरह की आवाज कर रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद हो सकता है यह दरवाजा शुरू से ही ऐसा होगा जिसकी वजह से यह ऐसी आवाज कर रहा है। अब उस आवाज को नजरअंदाज करके मैं धीरे धीरे उस घर में अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता हूं। जब मैं उस घर के अंदर गया तो उसके अंदर का माहौल देखकर मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि कोई वहां पर रहता होगा, क्योंकि जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे दिखाई दिया कि वहां का जो अंदर का लिविंग एरिया था वह पूरा का पूरा खाली था। ना ही वहां पर कोई डाइनिंग टेबल थी और ना ही लोगों के बैठने की कोई व्यवस्था थी। उस खाली घर में जब मैंने अचानक से फिर से आवाज लगाई तो मेरी पूरी की पूरी आवाज उस घर में गूंज गई। अब तो मुझे खुद की आवाज से ही डर लगने लगा था, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ा बहुत जोर से बोलकर आवाज लगाता तो वह आवाज चारों तरफ टकराकर मुझे बार बार सुनाई दे रही थी। ऐसा मैंने पहले तो कभी भी महसूस नहीं किया था, क्योंकि पहले भी मैंने किसी खाली घर में बहुत बार सामान पहुंचाने का या बाकी का काम किया था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी खाली घर में कोई इंसान बोले तो उसकी आवाज 2-4 बार टकराकर उसको खुद को ही सुनाई दे। एक पल के लिए तो उस वक्त मेरा मन हुआ कि मैं यही से वापस लौट जाऊं। लेकिन अब जैसे जैसे मेरे कदम उस घर के लिविंग एरिया में अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही पीछे की तरफ जो उस घर का मेन दरवाजा था वह फिर से छर छर की आवाज करके अपने आप ही बंद हो रहा था। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद एच के दबाव की वजह से वो उस तरीके से बंद हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे हल्का हल्का बंद होते होते लास्ट में जाकर तो वह इतनी जोर से झटके के साथ अचानक से बंद हुआ कि उसके बंद होने की आवाज उस घर में पूरी तरीके से गूंज गई थी। अब जैसे ही मैंने उस दरवाजे को झट से बंद होते हुए देखा तो जिस तरीके से वह बंद हुआ था उस तरीके से उसको बंद होता हुआ देखकर मुझे यह बिल्कुल भी नहीं लगा कि वह अपने आप बंद हुआ है, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसको अपने हाथ से खींचकर झटके के साथ बंद किया है। अब जैसे ही मेरे साथ यह चीज हुई तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और मैं जोर से आवाज लगाकर कहता हूं कि अरे कोई
है क्या इस घर के अंदर, या फिर मुझे ऐसे ही यहां पर बुलाया है। अभी मैंने ये बात बोली ही थी कि तभी फिर से उस घर की लाइट झप झप करने लगी, और जैसे ही वह लाइट कुछ देर के लिए बंद होती तो मुझे अपने चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा दिखाई देता। लेकिन उस 1 सेकंड के टाइम में ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस घर के अंदर जो लिविंग एरिया है, जो उस वक्त मुझे बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था, उसमें मेरे चारों तरफ कई सारे लोग खड़े हुए हैं। पर पलक झपकते ही वह लाइट की रोशनी फिर से वहां पर हो जाती, जिसकी वजह से मुझे वह घर पूरी तरीके से खाली ही दिखाई देता। लेकिन फिर से सेकंड के भी आधे हिस्से के लिए जब वह लाइट बंद होती तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, और उनका शरीर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी ने उनकी चमड़ी को उनके शरीर से अलग कर दिया है, और उनका पूरा का पूरा शरीर मांस और खून से सना हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही उन सब लोगों के सिर के बाल गायब थे, और उनकी खोपड़ी का जो हाल था उसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने बालों के साथ ही उनके सिर की चमड़ी को खींचकर बाहर निकाल दिया है। लेकिन वह चीज मुझे सिर्फ 1-2 बार ही महसूस हुई, क्योंकि उसके बाद वह लाइट झपझपाहट करना बंद हो गई थी। पर अब धीरे धीरे मेरे डर का स्तर बढ़ने लगा था, और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। मैंने वापस पीछे की तरफ जाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से वापस जाने के लिए उस दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो मुझे अंदर की तरफ से एक कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें ऐसी थीं कि जैसे कोई टेबल या फिर कुर्सी खिसक रही हो। अब जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई दी तो मेरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं, और जिस कमरे से मुझे वह आवाज आई थी मैं वापस से उस कमरे की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने कदमों को उस खाली घर में फर्श पर रख रहा था तो उस वक्त मुझे अपने ही कदमों काफी तेज आवाज सुनाई दे रही थी। उस चीज को देखकर मुझे यकीन हो गया था कि आज मैं शायद किसी बहुत ही गलत जगह पर आ गया हूं, लेकिन उस वक्त मैं अपने डर पर काबू पाना चाहता था। इसी वजह से जो चीज वहां पर थी मैं उसको देखे बिना वहां से वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था कि जिस डर के साथ मैं बचपन से जीता आ रहा हूं वही डर मेरे ऊपर फिर से हावी हो जाए। लेकिन शायद उस वक्त में ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहा था, क्योंकि डर के ऊपर कंट्रोल करने के चक्कर में उस वक्त में एक ऐसी मुसीबत को न्योता देने जा रहा था जिस मुसीबत के अंदर मैं पहले से ही फंस चुका था। उस वक्त मेरी भलाई इसी में थी कि मैं वहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग जाऊं। लेकिन पता नहीं उस टाइम पर मेरे अंदर ऐसी क्या चुल मची हुई थी जिसकी वजह से मैं अब जिस कमरे से वह आवाज आई उस तरफ जाकर उसमें क्या हो रहा था ये देखने की कोशिश करता हूं। फिर कुछ ही देर में धीरे धीरे बढ़ते हुए मेरे कदम उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, और जैसे ही मैं उस कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि जिस तरीके से उस घर का मेन दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, अब उस कमरे का दरवाजा भी बिल्कुल उसी तरीके से खुला हुआ है, और मुझे कमरे के अंदर से एक हल्का हल्का म्यूजिक सुनाई दे रहा था। काफी गौर से कान लगाकर सुनने पर ही मुझे वह आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उस म्यूजिक की आवाज के साथ साथ ही मुझे एक टेबल या फिर कुर्सी की बार बार खिसकने की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे यह तो पक्का यकीन हो गया था कि जो कोई भी है वह इसी कमरे के अंदर है। इसीलिए मैं धीरे धीरे अपने एक हाथ को उस कमरे के दरवाजे का जो है हैंडल था उसके ऊपर लेकर जाता हूं, क्योंकि मैं उसको पकड़कर उसे खोलना चाहता था। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ की एक उंगली उस दरवाजे के हैंडल को छूती है तो मुझे अचानक से ही एक बिजली के जैसा झटका लगता है, और उस झटके के साथ ही मैं झट से अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लेता हूं। पहले तो मेरे दिमाग में आया कि शायद इस दरवाजे में जो लोहे का हैंडल लगा हुआ है उसमें करंट आ रहा है, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि शायद यह मेरे मन का वहम था, क्योंकि इस वक्त मैं इतना ज्यादा डर रहा हूं। शायद इसी वजह से मुझे ऐसा लगा है। तो उस चीज की फिर से पुष्टि करने के लिए अब मैं अपने हाथ को दोबारा से उस हैंडल के ऊपर लेकर जाता हूं, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल भी करंट महसूस नहीं होता है। जैसे ही मैंने उस हैंडल को अपने हाथ से कसक पकड़ा तो उसके बाद मैं धीरे धीरे उसको धक्का देता हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं उसको धक्का देकर खोलता गया वैसे वैसे ही उस दरवाजे से भी बिल्कुल वैसी ही छर छर की आवाज आ रही थी, जैसी आवाज अभी कुछ देर पहले उस घर के मेन दरवाजे से आ रही थी। लेकिन जब मैंने उस कमरे के दरवाजे को खोला तो मुझे दिखाई दिया कि बाहर की तरफ तो पूरे घर में
काफी ज्यादा उजाला है और हर तरफ लाइट जली हुई है। हालांकि वह लाइट थोड़ी बहुत झपझपाहट जरूर कर रही थी, लेकिन कम से कम उसकी वजह से उस घर के अंदर रोशनी तो फैली हुई थी। पर अब जिस कमरे का मैंने दरवाजा खोला था, उस दरवाजे को खोलते ही तो मुझे दिखाई दिया कि वहां उस कमरे के अंदर पूरी तरीके से अंधेरा पसरा हुआ है। अब अचानक से उजाले वाली जगह से उस अंधेरे वाली जगह को देखने के कारण मुझे कुछ देर के लिए तो उसके अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसीलिए मैं अपनी आंखों को फाड़कर गौर से उस कमरे के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत ही भयानक चेहरे वाली औरत काफी तेज चीखते हुए उस अंधेरे में से मेरे सामने आ गई है, जिसकी वजह से मैं एक ही सेकंड में इतनी पूरी तरीके से डर गया था कि डर के मारे मैं उस कमरे के दरवाजे से उछलकर पीछे लिविंग एरिया का जो फर्श था वहां जाकर गिर जाता हूं। अब जैसे ही मैं वहां गिरा तो उस कमरे का दरवाजा बिल्कुल उसी तरीके से बंद हो गया जिस तरीके से एक झटके के साथ वो बड़ा वाला दरवाजा बंद हुआ था। अब अपने चेहरे के सामने अचानक से इतने भयानक मंजर को देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि एक ही पल में मेरे साथ यह क्या हुआ। लेकिन फिर मैं इतना ज्यादा घबरा गया था कि अब किसी भी हालत में मैं उस घर से बाहर निकलना चाहता था। इसी वजह से मैं झट से वहां से उठता हूं और हड़बड़ाहट में उस घर का जो मेन दरवाजा था उसकी तरफ भागता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने वहां जाकर उसको खोलने की कोशिश की तो मेरे द्वारा कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वह दरवाजा नहीं खुल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बाहर की तरफ से उसको लॉक कर दिया है। अभी मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे उस घर के अंदर से किसी औरत की सी आवाज में कुछ गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगा कि जैसे कोई है जो उस घर के अंदर मुझे उस तरीके से डरता हुआ देखकर बड़े ही सुरीले संगीत में उस माहौल का लुत्फ उठा रहा है। शायद उसको इस चीज में मजा आ रहा था कि मैं किस तरीके से डर रहा हूं। लेकिन अब जो आवाज आ रही थी वह उस कमरे के अंदर से नहीं आ रही थी, जिस कमरे में से मुझे वह भयानक चेहरे वाली औरत अचानक से मेरे मुंह के सामने आती हुई दिखाई दी थी और जिसकी चीख भी इतनी तेज थी कि वह पूरा का पूरा घर उसकी चीख से गूंज गया था। पर जैसे ही मैं डर कर पीछे की तरफ गिरा तो उसके साथ ही उस कमरे का वह दरवाजा झट से काफी तेज आवाज के साथ बंद हो गया था। अब जब मेरे साथ यह चीज हुई तो उस वक्त मुझे यह यकीन हो गया था कि आज मैं सच में किसी बहुत ही भयानक और गलत चीज के चंगुल में फंस गया हूं। पर उस वक्त मेरे दिमाग में चल रहा था कि आखिर ये बुकिंग किसने की थी और जिस किसी ने भी वो बुकिंग की थी उसने इसी घर का एड्रेस क्यों दिया था। अब जैसे जैसे मेरे दिमाग में धीरे धीरे बातें घूमने लगी तो मुझे समझ में आ गया था कि शायद आज मैं किसी साजिश का शिकार हो गया हूं और मेरे को यहां पर मौत के घाट उतारने के लिए ही किसी चाल के चलते बुलाया गया है। लेकिन अब मैं काफी कोशिश कर रहा था कि मैं किसी भी तरीके से उस घर से बाहर निकल जाऊं। पर उस घर में कहीं पर चारों तरफ ना ही तो कोई खिड़की थी और ना ही उस एक दरवाजे के अलावा कोई दूसरा दरवाजा था जिससे कि मैं बाहर निकल पाता। लेकिन अब जिस कमरे में से वो लड़की गाना गुनगुना रही थी, अब मैं उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता हूं। लेकिन उस वक्त मेरे मन में यह डर था कि जिस तरीके से मैंने उस पहले वाले कमरे को खोला था और फिर मुझे एक भयानक औरत का चेहरा दिखाई दिया था, तो कहीं इस दरवाजे को खोलते ही भी मेरे साथ कुछ वैसा ही ना हो जाए। और जरूरी नहीं है कि इस बार भी मैं डर के मारे उछलकर पीछे की तरफ ही आकर गिर, बल्कि हो सकता है वह मुझे पकड़कर इस कमरे के अंदर घसीटते हुए ले जाए और उसके बाद अंदर ले ले जाकर वह मेरे साथ क्या करेगी, इसके बारे में सोचकर ही उस वक्त मैं डर के मारे सहम गया था। लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से हिम्मत करके उस दरवाजे के पास जाता हूं और जैसे ही मैं उस दरवाजे को खोलकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि बाहर की तरफ लिविंग एरिया में जिस तरीके से लाइट जली हुई है उसी तरीके से उस कमरे के अंदर भी लाइट जली हुई थी। अब जब लाइट जली हुई थी तो मुझे रोशनी होने की वजह से दिखाई देता है कि वहां पर एक लकड़ी वाली चेयर रखी हुई थी जो कि पहले के टाइम पर किसी हवेली या फिर किसी राजा महाराजा के टाइम पर बनाई जाती थी, जिस पर इंसान बैठकर उसको आगे पीछे हिलाकर झूला झूलता था। तो उस वक्त उस लकड़ी की कुर्सी पर भी एक लड़की बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला और मुझे उस लकड़ी की कुर्सी पर वह लड़की बैठी हुई दिखाई दी तो उस टाइम पर उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था बल्कि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। अब जब मुझे यह दिखाई दिया कि उस कुर्सी पर कोई लड़की बैठी हुई है तो मैं धीरे से दबी दबी सी आवाज में कहता हूं कि मेम साहब, क्या आपने ही वो बुकिंग की थी? मैंने यह बात 2-3 बार बोली,
लेकिन मेरे द्वारा बोलने पर ना ही तो वो लड़की मेरी इस बात का कोई जवाब दे रही थी और ना ही उसकी वो कुर्सी हिलना बंद हो रही थी। अब जब 2-3 बार कहने के बावजूद भी उसने कोई आवाज नहीं दी तो मैं अपने एक हाथ की उंगली से उस कमरे का जो दरवाजा था उसको खटखटाता हूं। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खटखटाया तो वो कुर्सी हिलना बंद हो गई। कुर्सी को हिलता बंद होते हुए देखकर मुझे लगा कि शायद वह लड़की अब उठकर वहां से मेरी तरफ आएगी, लेकिन कुछ सेकंड तक हिलना बंद होने के बाद वह कुर्सी अपने आप ही फिर से हिलने लगी थी, जैसे कि उस लड़की को मेरी किसी भी बात की कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन जब वह कुर्सी दोबारा से हिलना चालू हुई तो मैं जोर से आवाज लगाकर कहता हूं कि अरे मैन साहब, आपने ही बुलाया था क्या बुकिंग में? अब जैसे ही मैंने जोर लगाकर यह बात कही तो वह कुर्सी फिर से हिलना बंद और उस कुर्सी के ऊपर जो लड़की बैठी हुई थी वह झट से उसके ऊपर से खड़ी होती है। पर जैसे ही वह लड़की वहां से खड़ी हुई तो मुझे दिखाई दिया कि उस लड़की की जो हाइट थी वह अमूमन लड़कियों की जितनी हाइट होती है उससे काफी ज्यादा लंबी थी। उसको देखकर ऐसा लगा कि शायद जैसे उसका सिर कहीं उस कमरे की छत को ना टच कर जाए, यानी कि उस वक्त वह मुझे काफी ज्यादा लंबी दिखाई दे रही थी। उसने एक लंबा सा गाउन पहन रखा था जो कि लाल गुलाबी रंग का था। इसके साथ ही उसके सिर के जो बाल थे वह भी काफी लंबे खुले हुए थे जो कि उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। साथ ही उस लड़की की जो कद काठी थी वह भी थोड़ी अजीब थी। उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह कोई लड़की है। लेकिन तभी मुझे दिखाई दिया कि उसने अपने सिर पर एक हेडफोन लगा रखा था जिसको अपने कानों पर लगाकर शायद वह गाने सुन रही थी। अब जैसे ही उसने देखा कि मैं उसके कमरे के दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ हूं तो उसने अपने सिर से वह हेडफोन हटाया और मेरी तरफ आने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसको अपनी तरफ आते हुए देखा तो मैं थोड़ा डर गया, जिसकी वजह से मैंने अपने कदम उस कमरे के दरवाजे से थोड़ा पीछे की तरफ हटा ली। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे वह लड़की चलते हुए मेरी तरफ आ रही है वैसे वैसे ही उसकी वो लंबी हाइट बाकी की अमूमन जो लड़कियां होती हैं उनकी जितनी ही होती जा रही हैं। यानी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे धीरे धीरे वो हाइट कम होती जा रही है और वह लड़की एक नॉर्मल लड़की के सांचे में आ रही है। लेकिन उस वक्त उस चीज के ऊपर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपनी आंखों को अपने हाथों से 2-4 बार मसला। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखों को मसल कर फिर से खोला तो वह लड़की अब मेरे बिल्कुल ठीक सामने खड़ी हुई थी और उसकी हाइट बिल्कुल मेरी हाइट की जितनी ही थी। फिर वह मुझसे कहती हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जब तुम नहीं आए तो मैं हेडफोन लगाकर गाने सुनते हुए थोड़ी देर के लिए टाइम पास कर रही थी। अब जैसे ही उस लड़की ने यह बात बोली तो कुछ देर के लिए फिर से उस घर की जो लाइट थी वो जब झपहपापी में 1 से 2 सेकंड के लिए वहां पर अंधेरा होता है और जैसे ही वह पूरा घर एक पल के लिए अंधेरे में डूबता है तो मेरे सामने खड़ी हुई उस लड़की का चेहरा मुझे इतना भयानक दिखाई देता है कि जैसे कुछ वक्त मेरे सामने कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी हुई है जिसका का पूरा चेहरा खून से सना हुआ है और उसके चेहरे के मांस के चिथड़े बाहर की तरफ लटक रहे थे। इसके साथ ही उसकी जो आंखें थीं वह भी इतनी ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थीं कि जैसे उन आंखों में पूरा का पूरा खून ही भरा हुआ है। पर वह नजारा मुझे सिर्फ 1 से 2 पल के लिए ही दिखाई दिया था। उसके बाद जैसे ही लाइट वापस आई तो वो लड़की मुझे अपनी आंखों के सामने बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है। अब उस लड़की का चेहरा भी इतना भयानक देखने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे साथ यहाँ पर जरूर कुछ गलत हो रहा है। इसी वजह से मैं उस वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके से उस घर से बाहर निकलने की सोचता हूँ। इसीलिए मैं उस लड़की से कहता हूँ कि मेम साहब, अगर आपका कोई सामान है तो वह आप मुझे दे दीजिए, मैं बाहर ले जाकर गाड़ी में रख देता हूँ। मैं उससे ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि मैं किसी भी तरीके से एक बार उस घर से बाहर जा सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की से यह बात कही तो वह लड़की मुझसे कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पास कुछ सामान तो नहीं है। हालांकि मैं इस घर से कुछ लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उसकी अभी पैकिंग नहीं की है क्योंकि वह सामान थोड़ा भारी है और उसकी पैकिंग में मुझे किसी दूसरे शख्स की मदद चाहिए थी। इसीलिए मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रही थी। तो अब तुम जल्दी से मेरी उस सामान को पैक करने में मदद करो ताकि हम लोग यहाँ से जल्दी से निकल सके। अब जब उस लड़की ने मुझसे यह बात कही तो मैं उससे पूछता हूँ कि मेम साहब,
आपको इतनी रात को इतना लंबा सफर क्यों करना है? तो वह मुझसे कहती हैं कि तुम पहले एक बार मेरा वह सामान तो पैक करो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर जैसे ही उस लड़की ने यह बात बोली तो मैं कहता हूं कि ठीक है, क्योंकि उस वक्त उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था और ना ही मैं वहां पर कुछ कर सकता था। इसीलिए जैसा जैसा वह मुझसे कहती गई मैं बिल्कुल वैसा वैसा ही करता गया। अब मुझसे वह बात कहने के बाद वह मुझे उस घर के अंदर लेकर जाती है। हालांकि मैं पहले से ही उस घर के अंदर ही था, लेकिन वहां से भी वह मुझे थोड़ा और आगे की तरफ लेकर जाती है। फिर वहां लेकर जाने के बाद वह एक दूसरे कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन उस कमरे पर कोई भी लकड़ी का दरवाजा नहीं लगा था, बल्कि वह एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी स्टोर रूम का दरवाजा है। अब जैसे ही मैं उस लड़की के साथ उस कमरे के अंदर गया तो मुझे दिखाई दिया कि उस कमरे में थोड़ा हल्का फुल्का अंधेरा है। इसीलिए मैं पीछे से उससे कहता हूं कि कहीं से कोई लाइट है तो उसे चालू कर लो, यहां तो काफी ज्यादा अंधेरा हो रखा है। तो मेरे ऐसा कहने पर वह मुझसे कहती है कि यहां लाइट नहीं है, हमें इतने उजाले में ही जो भी पैकिंग है वह करनी पड़ेगी। तो उसके ऐसा कहने पर मैं कहता हूं कि ठीक है। उसके बाद जब मैं उस कमरे के अंदर गया तो कुछ देर उस कमरे के अंदर खड़ा रहने के बाद धीरे धीरे मुझे वहां अंदर की चीजें नजर आने लगी थी, क्योंकि किसी भी अंधेरे वाली जगह पर अचानक से जाने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कुछ देर वहां पर वक्त बिताने के बाद जैसे ही 2-4 मिनट गुजरती हैं तो फिर वहां की चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो उस वक्त मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था। जब मैं उस कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ देर वहां खड़ा रहता हूं और फिर इधर उधर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस कमरे के अंदर एक बड़ी सी लोहे की टेबल रखी हुई है, जो कि बिल्कुल साफ है, लेकिन उस टेबल के ऊपर कुछ 2-4 धारदार चाकू और बाकी की चीजें रखी हुई थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस टेबल के ऊपर कुछ काटा जाता होगा। अभी मैं वहां खड़ा खड़ा उन सब चीजों को देख ही रहा था कि तभी वह लड़की फिर से वापस मेरी तरफ मोड़कर मुझसे कहती हैं कि अब वहां पर खड़े खड़े मुंह ही ताकते रहोगे या फिर कुछ काम भी करोगे। जब वह मुझसे ऐसा कहती हैं तो मैं उससे कहता हूं कि बताइए मुझे क्या करना है। तो वह मुझसे कहती हैं कि वहां कोने में जो प्लास्टिक की थैलियों में सामान रखा हुआ है उसको तुम्हें उठाकर इस लोहे के बक्से में डालना है। अब जैसे ही उस लड़की ने मुझसे यह बात कही तो जिस तरफ वह मुझे इशारा करती है मैं उस तरफ कोने में जाता हूं और वहां पर जो प्लास्टिक की थैली में रखा हुआ था उसको उठाकर उस टेबल पर रख देता हूं, ताकि मैं बाद में उसको उस लोहे के बक्से में डाल सकूं। लेकिन जब मैं उनको उठाकर उस टेबल के ऊपर रख रहा था तो मुझे उन थैलियों के अंदर काफी सारा वजन महसूस हो रहा था। इसके साथ ही मैंने एक चीज और नोटिस की थी, और वह चीज ये थी कि जब से मैं उस कमरे में आया था तब से मुझे एक अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज ऐसी है जो काफी दिनों से वहां पर पड़ी हुई है, लेकिन उसको बदबू से बचाने के लिए उसके ऊपर कुछ ऐसा डाला गया है ताकि वह चीज बदबू ना मारे। लेकिन अब उस चीज के इतना करीब होने की वजह से मुझे उसके अंदर से वह हल्की हिस्से की बदबू महसूस हो रही थी। जब मैंने वो चीज नोटिस की तो मैं गौर से उन प्लास्टिक की थैलियों की तरफ देखता हूं। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उन सारी की सारी प्लास्टिक की थैलियों के ऊपर काफी छोटी छोटी चींटियां लगी हुई थी और वह वहां से कुछ निकाल कर लेकर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कुछ मीठा या फिर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो चींटियों की लाइन वहां पर लगी हुई है। पहले तो मैंने उस लड़की से इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं खुद की तसल्ली करने के लिए ही यह देख लेता हूं कि आखिर उसके अंदर क्या है, क्योंकि उस वक्त वह लड़की उस कमरे में थोड़ी आगे की तरफ गई हुई थी। अंधेरे में देखने पर मुझे दिखाई दे रहा था कि वह कमरा आगे भी काफी बड़ा है और वहां पर दूर दूर तक लंबे लंबे बक्से रखे हुए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनमें कोई बहुत बड़ा और भारी सामान रखा गया है, लेकिन उस वक्त तक मुझे यह पता नहीं था कि आखिर वह बक्से किस चीज के काम में लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि वह लड़की आगे गई हुई है तो मैं धीरे से उन प्लास्टिक की थैलियों को खोलकर देखता हूं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मुझे उनके अंदर का कुछ भी ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है। इस वजह से मैं अपना एक हाथ डालकर उसके अंदर जो कुछ भी था उसको उठाकर बाहर निकालता हूं, लेकिन जब मैंने उस थैली के अंदर हाथ डाला तो मुझे कुछ बाल के जैसा महसूस हुआ, यानी कि जैसे मैंने किसी के सिर के बाल पकड़ लिए हैं। जब मैंने वह चीज अपने हाथ पर महसूस की तो मैं उसको खींचते हुए बाहर लेकर आता हूं, और जैसे ही मैं उस चीज को
थैली से बाहर लेकर आता हूं तो उसको अपनी आंखों के सामने देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह बाल किसी औरत के सिर के बाल थे जो कि उसकी सिर की चमड़ी के साथ ही उखाड़े गए थे। बालों के ऊपर उस औरत की सिर की चमड़ी भी लगी हुई थी जो कि पूरी तरीके से खून से सनी हुई थी। उस पूरी थैली में उसी तरह के सिर की चमड़ी के साथ उखाड़े गए काफी सारे बाल रखे हुए थे। उस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर काफी सारी औरतों को मौत के घाट उतारकर उनके सिर से उनके बालों को खाल के साथ ही उखाड़ गया है। अब जब मैंने एक थैली के अंदर ऐसी चीज देख ली तो मैं धीरे धीरे वहां पर रखी हुई बाकी की सारी थैलियों को खोलकर देखता हूं। जब मैंने उस थैली के बाद दूसरी थैली को खोला तो मुझे दिखाई दिया कि दूसरी थैली के अंदर किसी इंसान की पेट की अतड़प्पा खून से सनी हुई उस थैली के अंदर पड़ी हुई थी। अपने सामने इतना सब कुछ देखने के बाद उस वक्त मेरा जी मिथला लगता है और मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे अभी कुछ ही देर में मुझे उल्टी हो जाएगी। इसी वजह से मैं उन सब की तरफ देखना बंद कर देता हूं, क्योंकि मुझे यह अच्छी तरीके से पता था कि आज मेरे साथ भी यहाँ पर शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा इन लोगों के साथ यहाँ पर हुआ है। इसीलिए मैं वहां बिल्कुल भी कुछ भी आवाज नहीं करता हूं, क्योंकि हर इंसान अपनी आखिरी सांस तक अपने आप को मौत के हाथों से बचाने की कोशिश करता है। और उस वक्त मेरे दिमाग में भी बिल्कुल यही बात चल रही थी कि मैं कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकल जाऊं, लेकिन वहां से बाहर निकलने का मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब मैं उन सारी की सारी थैलियों को देखकर समझ गया था कि उनके अंदर इंसानों को काटने के बाद उनके शरीर के अलग अलग अंग रखे हुए हैं, लेकिन उस वक्त मुझे यह चीज समझ में नहीं आ रही थी कि फिर वो लड़की वहां पर उन लोगों को मारकर उनके शरीर के अलग अलग अंगों को इस तरीके से स्टोर क्यों कर रही थी। आखिर वह उनका क्या करने वाली थी, यह उस वक्त तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन अब जब वह लड़की उस कमरे में आगे की तरफ अंधेरे में गई हुई थी तो मैं मेरे कदम धीरे धीरे उस कमरे में आगे की तरफ जो बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे उनकी तरफ बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि आखिर उन बक्सों के अंदर क्या रखा हुआ है। इसीलिए मैं धीरे से एक बक्से के पास जाता हूं और उसके ढक्कन को ऊपर से हटाकर उसको खोलता हूं। पर जैसे ही मैंने उस बक्से के ढक्कन को खोला तो मुझे उसके अंदर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसको देखते ही मेरे मुंह से चीख निकलने वाली हो गई थी। लेकिन तभी मैंने अपने एक हाथ से अपने मुंह को पूरी तरीके से बंद कर लिया था ताकि गलती से भी मेरे मुंह से हल्की सी भी आवाज ना निकल जाए, क्योंकि उस वक्त डर के मारे मेरी बुरी तरीके से हालत खराब हो गई थी और जो कुछ भी मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था वो देखकर मुझे सच में वहां पर उल्टी आने वाली हो गई थी। इसीलिए मैंने उस बक्से को वहीं की वहीं वापस फिर से बंद कर दिया था। दरअसल जब मैंने उस बक्से को खोला तो मुझे दिखाई दिया कि उस बक्से के अंदर और कुछ नहीं बल्कि इंसानों की लाशें भरी हुई हैं, लेकिन उनमें से एक भी लाश के ऊपर चमड़ी नहीं थी। यानी कि जब उस घर की लाइट बाहर की तरफ छपछपा हट कर रही थी और उस वक्त जब अंधेरे में मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरे चारों तरफ काफी सारे लोग खड़े हुए हैं, पर उनमें से एक के भी शरीर के ऊपर चमड़ी नहीं है और ना ही उनके सिर पर बाल हैं, तो अब बिल्कुल वैसी ही लाशें मुझे उस बक्से के अंदर भरी हुई दिखाई दे रही थीं, लेकिन उनके ऊपर काफी सारा नमक डाला गया था और इसके साथ ही कुछ ऐसा तरल पदार्थ था जिसमें उन लाशों को डुबोकर रखा गया था। शायद वो तरल पदार्थ तो उन लाशों को बदबू से बचाने के लिए काम में लिया गया था, लेकिन वो क्या था इसके बारे में उस वक्त मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि अब मेरा यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं वहां से तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकलने की सोचता हूँ। अभी मैं बाहर निकलने की सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही मैं जिस कमरे में मौजूद था उस कमरे का दरवाजा मुझे पीछे से खुलता हुआ महसूस होता है, क्योंकि उस दरवाजे की छर की आवाज मेरे कानों में पड़ गई थी। अब जैसे ही मुझे वह आवाज सुनाई दी तो मैं झट से पीछे की तरफ पलट कर देखता हूँ और जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि वही डराव औरत खड़ी हुई थी जो एक पल के लिए अचानक से मुझे उस कमरे के दरवाजे से अंदर की तरफ दिखाई दी थी, जिस कमरे का दरवाजा मैंने एक पल के लिए खोला था और खोलते ही वह मेरे सामने चीखते हुए आ गई थी, जिसकी वजह से मैं उछलकर पीछे की तरफ लिविंग एरिया में फर्श पर गिर गया था। अब उसी डरावनी औरत को फिर से अपने सामने देखकर उस वक्त मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं और मेरे मुंह से डर के मारे जोर जोर से चीखें निकलने लगती हैं।
लेकिन मेरे को उस तरह से चीखता हुआ और चिल्लाता हुआ देखकर मेरे सामने खड़ी हुई। वो डरावनी औरत एक बहुत ही भारी और भयंकर हंसी में हंसने लगती है। उसको मेरी तरफ इस तरीके से हंसता हुआ देखकर मेरी पूरी तरीके से घी घी बैठ गई थी और अब मेरे मुंह से कोई चीख भी नहीं निकल रही थी। उस वक्त मैं उस लोहे की टेबल के पास खड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मेरी जिंदगी सिर्फ कुछ ही पल की है और जिस तरीके से उस बक्से में बाकी के लोगों की खाल उधेड़ हुई लाशें पड़ी हुई हैं, तो अब एक लाश और उनमें शामिल होने वाली है और वह लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की ही होने वाली थी, क्योंकि इतनी भयानक औरत को अपने सामने देखकर मुझे समझ में आ गया था कि अब मेरा यहां से किसी भी हालत में जिंदा बचकर निकल पाना संभव नहीं है। अभी मैं उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख ही रहा था कि तभी उस कमरे में अंदर की तरफ से लड़की फिर से वापस लौटी आती है। जब वह वहां से वापस लौटती है तो वह बड़े ही आराम से चलती हुई आती है, जिसे कि उसको वो डरावनी औरत दिखाई ही ना दे रही हो। तभी मैं उस लड़की की तरफ अपनी आंखों से इशारा करता हूं, क्योंकि उस वक्त मैं उसे यह बताना चाह रहा था कि उस दरवाजे के ऊपर इतनी डरावनी औरत खड़ी हुई है। लेकिन मुझको अपनी तरफ वैसे इशारा करता हुआ देखकर वह लड़की मुझसे कहती है कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से इशारे क्यों कर रहे हो? तो मैं उसको अपनी हाथ की उंगली से उस डरावनी औरत की तरफ इशारा करके उस वक्त सिर्फ इतना ही बोल पाया था कि भूत भूत। लेकिन मेरे मुंह से ऐसा सुनकर वो लड़की भी अजीब तरीके से हंसने लगती है। फिर धीरे धीरे वह मेरे सामने से चलती हुई उस औरत के पास जाती है जो उस कमरे के दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई थी और फिर उसका हाथ पकड़कर उसको उस कमरे के अंदर ले आती है। वह चीज होता हुआ देखकर मुझे समझ में आ गया था कि यह औरत तो इस लड़की को भी दिखाई दे रही है। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि इतनी डरावनी औरत को अपने सामने देखकर यह लड़की मेरी तरह डर क्यों नहीं रही है। लेकिन तभी वह सामने से मुझसे कहती हैं कि तुम इनको देखकर डर क्यों रहे हो? ये तो मेरी दादी हैं जो कि मेरे साथ यहाँ पर काम करती हैं और यही हम लोगों का बिजनेस है। अब जैसे ही उस लड़की ने मुझसे यह बात कही तो मैं सिर्फ उसको इतना ही बोल पाया था कि यह कैसा बिजनेस है। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही वह लड़की और वह बूढ़ी औरत वहां पर जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते ही उस लड़की का हुलिया भी बिल्कुल उस ओर की तरह ही काफी ज्यादा डरावने रूप में बदल जाता है। उस वक्त वह लड़की उस औरत से भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी दिखाई देने लगी थी। उसकी दोनों आंखें पूरी तरीके से सफेद हो गई थीं। इसके साथ ही उसका जो चेहरा था वह किसी आग में धधक हुए अंगारे की तरह दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे से खून की बूंदें रिसक रिसक कर नीचे गिरने लगी थीं और उसके होंठों से भी एक गहरे गाढ़े खून की लार धीरे धीरे नीचे टपक रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर से खून की नदी बह रही हो। लेकिन इतना खून बहने के बाद भी वह लड़की बड़े ही आराम से वहां पर खड़ी हुई थी, जैसे कि उसको उस चीज की वजह से कोई तकलीफ ही ना हो रही हो। लेकिन उस वक्त शायद मैं एक चीज भूल गया था कि उसके मुंह से जो खून टपक रहा था वह उसका खुद का खून नहीं था, बल्कि वह उन लोगों का खून था जिनको उन दोनों ने मिलकर वहां पर मारा था और फिर उनकी लाशों को उस तरीके से उन बक्सों के अंदर रख रखा था। शायद उन मरे हुए लोगों की लाशों से ही उन्होंने वह खून निकाला था जिसको वह पिया करती थी। क्योंकि इस तरह की बातें मैंने मेरे दादाजी से बचपन में कई डरावनी कहानियों में सुनी थी कि गांव के बरगद के नीचे जो चुड़ैल रहती हैं वह रात के वक्त उस बरगद के पेड़ की तरफ जाने वाले इंसान को पहले तो डराकर मार देती हैं और फिर उसके बाद उसको उल्टा लटकाकर उसकी खोपड़ी को किसी चीज से फाड़कर धीरे धीरे उसकी खोपड़ी से टपकते हुए खून को इकट्ठा करती है और फिर उस खून को पीती है। इससे उस चुड़ैल की प्रेत योनि की जो उम्र होती है वो बढ़ जाती है और इंसानों का खून पीने से वह काफी ज्यादा शक्तिशाली भी बन जाती है। अब जब उस वक्त मेरे दिमाग में मेरे दादाजी की कही हुई वह बात आई तो मुझे समझ में आ गया था कि यह दोनों यहाँ पर यह सब क्यों कर रही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वह दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगी थीं और जैसे जैसे वह मेरी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे ही उन दोनों का रूप और भी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा था। उनको मेरी तरफ आता हुआ देखकर मैं किसी तरीके से हिम्मत करके उस लोहे की टेबल पर पहले से ही जो धारदार चाकू रखे हुए थे उनमें से एक बड़ा सा चाकू उठा लेता हूं। लेकिन अंधेरा काफी होने की वजह से शायद उन दोनों को यह दिखाई नहीं दिया था कि मैंने अपने हाथ में वह चाकू उठा लिया है। उसके बाद जैसे ही वह दोनों मेरी तरफ अपने लंबे लंबे नुकीले नाखून वाले हाथों को बढ़ाते हुए मुझको पकड़ने के लिए आई तो मैं उस धारदार चाकू से उन दोनों के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार कर देता हूं। लेकिन मेरे द्वारा
उनके ऊपर वार करने के बावजूद भी उनके शरीर से कोई भी खून नहीं निकल रहा था। हालांकि जैसे ही मैंने उस लड़की के ऊपर चाकू से बर किया, तो जब मैंने उसकी गर्दन पर मारा था तो वह अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को पकड़ लेती है। लेकिन आधे से ज्यादा चाकू उसकी गर्दन के अंदर घुस जाने के बावजूद भी वहां से कोई खून नहीं निकला था। लेकिन तभी वह बूढ़ी औरत भी गुस्से से मेरी तरफ आती है। लेकिन जैसे ही वह मेरी तरफ आई तो मैं उस चाकू को उस बूढ़ी औरत की एक आंख में दे मारता हूं, जिसकी वजह से वह चाकू उसकी आंख में ही रह जाता है। मैंने उसको खींचने की काफी कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकला। इस वजह से मैंने उस चाकू को वहीं छोड़ दिया और फिर उस टेबल के ऊपर जो दूसरे चक्कू रखे हुए थे उनमें से 2 चाकू और उठा लिए और फिर उस कमरे से भागता हुआ बाहर की तरफ आ गया, क्योंकि वह दोनों तो वहीं पर नीचे गिर गई थी। एक ने तो अपनी आंख में घुसे हुए उस चक्कू को बाहर निकलने में अपना ध्यान लगा दिया था और दूसरी जो लड़की थी वह अपनी गर्दन को पकड़कर वहां पर किसी गर्दन कटे हुए मुर्गे की तरह हिलने लगी थी। जैसे ही यह चीज हुई तो मैं समझ गया कि मुझको यहां से बाहर निकलने का अब इससे अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं तुरंत ही वहां से भागते हुए बाहर निकलता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे से बाहर निकला तो मुझे दिखाई दिया कि उस घर की लाइट अब काफी ज्यादा झपझपाहट करने लगी थी। पहले तो जब वह झपझपाहट कर रही थी तो सिर्फ कुछ 1-2 सेकंड के लिए ही बंद हो रही थी, लेकिन अब जब वह लाइट फिर से झपझपाहट कर रही थी तो सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही जल रही थी। बाकी उस पूरे घर में अंधेरा हो रखा था और उस अंधेरे में मुझे मेरे सामने उन्हीं लोगों की वह पूरी की पूरी भीड़ खड़ी हुई दिखाई दी थी, जिनकी लाशें अभी मुझे उस बक्से के अंदर पड़ी हुई मिली थी। उन सारे के सारे लोगों को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह जिंदा लोग हैं या फिर यह उन मरे हुए लोगों की आत्मा है जिनको उन दोनों दादी पोती ने अपने काबू में कर रखा है। लेकिन फिर मैं अपने आप से कहता हूं कि यार, मैं भी कितना बड़ा पागल हूं। भला शरीर की पूरी चमड़ी उतर जाने के बाद और सिर के बालों को इस तरीके से उखाड़ देने के बाद कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है? तो उस वक्त मैं समझ लेता हूं कि वह सारे के सारे मरे हुए लोग हैं जो अब मेरे सामने एक भूत बनकर खड़े हुए हैं। इसीलिए मैं अपने हाथों में पकड़े हुए उन दोनों चक्कू को इधर उधर मारते हुए उन लोगों की भीड़ के बीच से होकर उस घर के दरवाजे तक पहुंच जाता हूं। लेकिन अब भी वह दरवाजा बाहर की तरफ से बंद था। इसी वजह से मैंने उस दरवाजे के ऊपर खींचकर 2-4 लात मारी, जिससे उस दरवाजे का जो लॉक था वह टूट गया था, क्योंकि वह दरवाजा काफी ज्यादा पुराना था और उसका जो लॉक था उसके ऊपर जंग आई हुई थी। जैसे ही वह दरवाजा टूटा तो उस घर में पूरी तरीके से अंधेरा छा गया और पीछे की तरफ से उन दोनों औरतों की काफी तेज तेज चीखने की आवाज आने लगी। लेकिन मैं झट से उस कमरे का दरवाजा खोलता हूं और वहां से भागते हुए उस घर से बाहर आ जाता हूं। जब मैं घर के बाहर आया तो मेरी कार वहीं पर खड़ी हुई थी। इसीलिए मैं उन दोनों चाकुओं को वहीं पर फेंक कर अपनी कार में जाकर बैठता हूं और फिर उसको वहां से दौड़ा हुए उस कॉलोनी से निकल जाता हूं। लेकिन जब मैं अपनी कार को उस गली से दौड़ा हुए सड़क की तरफ लेकर जा रहा था तो मुझे साइड मिरर में दिखाई दिया कि वो दोनों औरतें, यानी कि वह बूढ़ी औरत और वह लड़की मेरी कार के पीछे दौड़ रही हैं और उनके पीछे पीछे वह 20 से 25 लोगों की जो भूतों की टोली थी वह भी मेरी कार के पीछे ही भाग रही थी। अपने पीछे उस सारी की सारी भूतों की टोली को पड़ा हुआ देखकर उस वक्त भी मुझे यह महसूस नहीं हो रहा था कि मैं उस घर से बाहर निकलकर भी बच पाऊंगा या फिर जहां मुझे जाना है वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही मारा जाऊंगा। लेकिन उस रात मैंने गाड़ी में बैठते ही हनुमान चालीसा चला ली थी और मैं फुल स्पीड में कार को दौड़ा हुए वापस चंडीगढ़ शहर की तरफ ले आया था। चंडीगढ़ की सड़कों से गुजरते वक्त तो मुझे वह भूतों की टोली अपनी कार के पीछे पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैं चंडीगढ़ की तरफ आया तो फिर मुझे अपने पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर जब मैंने रूम पर कर अपने दोस्त को यह सारी बातें बताई तो पहले तो उसको उन सब बातों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में उसने मुझसे कहा कि अगर सच में तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो तुझे सुबह उठते ही मंदिर जाना होगा। वहां पर पंडित जी से अपने लिए कुछ पूजा पाठ करवाना होगा, क्योंकि हो सकता है वह दोनों फिर से तेरा पीछा करते हुए तुझे कहीं ना कहीं वापस अपना शिकार बना ले। तो दोस्त के कहने पर मैं दूसरे दिन बिल्कुल वैसा ही करता हूं। लेकिन उस दिन के बाद से ही मैंने वह कार ड्राइविंग वाला काम भी छोड़ दिया था
और मैं सिर्फ अपने घर वालों के पैसे लेकर ही चंडीगढ़ में पढ़ा करने लगा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फिर दोबारा से रात के वक्त वह दोनों मुझे रूप बदल कर कहीं दिखाई दे और मैं उनके चंगुल में फंस जाऊं, क्योंकि मुझे यह अच्छी तरीके से पता था कि अगर एक बार दोबारा से मैं उनके चंगुल में फंस जाता तो फिर मैं अपने आप को मौत के घाट उतरने से नहीं बचा सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।